Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called Our Environment. ये चैप्टर साइंस में मार्क्स भले इसकी कम वेटेज होगी, बट अगर 100 नंबर लाने हैं ना तो यहां से होके गुजरना पड़ेगा. अगर 80 में से 80 नंबर आपको ये पेपर में लाने हैं और 100% साइंस में लाना इज वेरी टफ. तो उस टफ के लिए जो लास्ट हर्डल होता है वो ये चैप्टर होता है. और ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो जीवन भर, ये चैप्टर जितना अच्छा समझ आ जाएगा उतना आप अपनी सराउंडिंग को भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा आप कितने अच्छे हो. सो द फर्स्ट थिंग इज आवर एनवायरनमेंट. जब हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, दैट आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल सराउंडिंग लाइक एयर. अब जहां हम रहते हैं वहां आसपास हवा कैसी है. जैसा कि आजकल पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. अगर आसपास की हवा सही नहीं होगी तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियां लगेंगी, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ कम हो जाएगी. तो आसपास की हवा कैसी है, वाटर बॉडीज कैसी हैं, आसपास के पानी में मच्छर तो नहीं है बहुत सारे, अगर आसपास के पानी में मछलियां हैं बहुत सारी, आसपास के पानी में मगरमच्छ तो नहीं है, पानी में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं ये बड़ा मैटर करता है. अगर आसपास मच्छर रह रहे हैं तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. आसपास मछलियां रह रही हैं तो आपके लिए जीना आसान हो जाएगा कि आप मछली खा भी सकते हो और बहुत ज्यादा मछली हो तो बेच भी सकते हो. आसपास मगरमच्छ रह रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई मगर रात को सोते सोते ही नमस्ते हो गई हमारी. तो ये बड़ा चक्कर होता है. सॉइल, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आसपास मिट्टी कैसी है, मिट्टी को माँ का दर्जा दिया गया है. एक किसान मिट्टी को पूजता है क्योंकि मिट्टी में से उसकी क्रॉप्स उगती हैं. उसमें जो आपको पता है मिट्टी, और जितनी अच्छी फर्टाइल मिट्टी होगी, जितनी उपजाऊ मिट्टी होगी उतना अच्छा फसल होगी, और जितनी अच्छी फसल होगी उतना किसान को भी फायदा है और समाज को भी फायदा है और देश को भी फायदा है. एंड ऑल दी अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स. आसपास कितने प्लांट्स हैं, अगर आपके आसपास हरियाली हो तो आपके लिए जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और आसपास हरियाली ना हो तो दिक्कत होती है. हरियाली हरियाली होती है तो मौसम ठंडा होता है, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो चाहिए होता है खाने पीने को वो मिल जाता है. इट्स वेरी इजी. और आसपास कैसे एनिमल्स हैं, अगर शेर आपके मोहल्ले में, शेर तो नहीं रहता, अगर शेर रहता है तो डेली आपके मोहल्ले से एक बंदा कम होता जाएगा, नहीं. किस प्रकार के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स आपके आस, जंगल के आसपास भी लोग रहते हैं बट कम रहते हैं. शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं. शहरों में ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं है. बाई चांस कोई वाइल्ड एनिमल अगर किसी शहर में आ जाए तो न्यूज में आ जाता है, क्योंकि जीने में आसपास कैसे ऑर्गेनिजम्स आपके रह रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है. एंड ह्यूमन बींग्स, कैसे लोग आपके आसपास रह रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है. एंड जो मैंने छोटा छोटा लिखा है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये रिसाइकलिंग में काम आते हैं. नीचे मैंने एक येलो येलो लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए. ह्यूमन बींग्स, human beings are the only organisms who can change the natural environment to fulfill their needs of clothing. हम अकेले ऐसे organisms हैं, शेर, चीता, कोई भी नेचर को, एनवायरमेंट को नहीं चेंज कर सकता, बट हम एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. ये जो कपड़े पहने हैं ये भी प्लांट से आए हैं. तो कहीं ना कहीं कोई प्लांट, कोई पौधा, कोई पेड़ कटा होगा या उसका कोई हिस्सा कटा होगा तब जाके ये कपड़े आए. हाउसिंग, आपके घर में लकड़ी का काफी सामान होता है, आपका फर्नीचर, कई लोगों के तो घर भी लकड़ी के बने होते हैं. ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के जितने भी ये नाव वगैरह बहुत सारे चीजें जो हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जिन मेटल से मिलती हैं वो भी तो एनवायरनमेंट में ही पाया जाता है. एंड इंडस्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मशीन्स भी एनवायरनमेंट से मिलने वाले मिनरल से बनती है, और उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो भी एनवायरनमेंट से आता है. तो एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. ये बात याद रख लेना. नोट्स मैंने पहले बनाए हैं बिकॉज मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता था. अब ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स यूज द एनवायरमेंटल थिंग्स एंड दे प्रोड्यूस वेस्ट. हर चीज में से वेस्ट निकलता है जो हमें नहीं चाहिए होता है. तो वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स. आपने पढ़ा होगा बट आपने लिखा है या नहीं ये मैटर करता है, तो लिखना जरूरी है. ध्यान से देख लेना. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी, दोज वेस्ट मटेरियल
which can be broken down into non poisonous substances, जिनको तोड़कर ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि वेस्ट निकाला और 1 मिनट में वेस्ट दोबारा ठीक होकर यूजेबल फॉर्म में आ गया, नहीं। वेस्ट को दोबारा रिकवर करने में टाइम लगता है, कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का। कुछ सालों का टाइम लगेगा तो दिक्कत होगी, कुछ महीनों तक चलता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कैटल डंग। कैटल डंग को आप चाहो तो डीकंपोज करके बायोगैस बना सकते हो। कंपोस्ट एनिमल वेस्ट को बोलते हैं। इसको सड़ाकर खाद बना लेते हो, खाद डीकंपोज होकर मिट्टी में मिल जाती है और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि आज ही आपने डाला और कल से फायदा देने लग जाएगी, 2 4 5 दिन लगते हैं। इसमें और एग्जाम्पल सारे लिख लेना, एनिमल बोन्स, लेदर इज बायोडिग्रेडेबल, टी लीव्स, वुड, ये सब लिख लेना, जूट वगैरह, ये सब, ये बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एनवायरमेंट को टेंशन जो देता है वो ये देता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डेफिनेशन बिल्कुल इसके जैसी लिखोगे, those waste material which cannot be broken down into non poisonous substances। एक बार आ गए, उनका वेस्ट पॉइजनस रहेगा और कभी भी डिकम्पोज नहीं रहेगा, कहीं पे नेचर में इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते होते इतने हो जाएंगे कि इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि नेचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। कल मुझे कोई बता रहा था, अगर दूध की थैली आप ऐसे लेते हो तो आप यूं कट करते हो, तो जब आप कट करते हो तो एक ये प्लास्टिक का ये वाला पोर्शन होता है, एक ये छोटे वाला पोर्शन होता है। आप ये पोर्शन तो कूड़े में डाल देते हो, ड्राई वेस्ट के हिसाब से चला जाता है, आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं दे रहे। बट वो जो छोटी सी चोंच आपने काट के फेंकी है, वो एक ही टाइम पे लाखों करोड़ों चोंच जो कटी हैं, वो प्लास्टिक एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं इकट्ठा 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 हो रहा है, और जहां इकट्ठा होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, सिर्फ इकट्ठा होकर पहाड़ बनता जाता है और चीजों को नुकसान देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीडीटी, जो व्हाइट कलर का पाउडर गली मोहल्लों में लगाया जाता है ताकि मोहल्लों को साफ वाफ करा जा सके मच्छरों को मारने के लिए, बट वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। उसके अंदर का जहर नाली, नाली से बड़े नाले, नाले से बड़ी नॉर्मल पॉन्ड, पॉन्ड से बड़ी रिवर, और रिवर में जाके अल्टीमेटली जो फिशेज होती हैं उनको खराब करता है। जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीइथीन समाज के लिए आज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बैग्स, बॉल पॉइंट पेन का जो रिफिल होता है, जो आप ऐसे ही फेंक देते हो, अगर नहीं फेंकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम केन्स, जो पेप्सी वेप्सी की केन आप फेंक देते हो, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिल्वर फॉइल and radioactive waste, all these waste are called non biodegradable waste। अब ये करने के बाद हम पढ़ेंगे एक इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कि आप समझो, आप रहते हो अपने घर में, आप अपने माता पिता पे डिपेंडेड हो, आपके घर में सुबह दूध वाला दूध लेकर आता है, आप उस पर भी डिपेंडेड हो। आप स्कूल से वैन में स्कूल जाते हो, आप वैन वाले भैया पे भी डिपेंडेड हो। आप स्कूल का हर वो स्टाफ जिसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, इन सब पे भी डिपेंडेड हो। आप शाम को जब आते हो, घर के आसपास जो पड़ोसियों के बच्चे हैं उनके साथ खेलते हो, पड़ोस वाले अंकल आंटी भी कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ कह देते होंगे, बात हो जाती होगी। आपके रिश्तेदार होंगे जिनसे आपका कभी कुछ ना कुछ लेना देना लगा रहता हो, हर वो दुकान जहां पर आप जाके सामान लेते हो वो आपका। तो ये जो पूरा मैं सर्कल बना रहा हूं, जिस जिस व्यक्ति को आप जानते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आपकी लाइफ के एक सिस्टम को बनाता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ब्राजील, ब्राजील में किसी के घर में बेटा हुआ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ खुशी होगी ना दुख होगा, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम। हाँ, अगर ब्राजील के वो वाले अंकल आपके लिए कोई एक ऐसी टी शर्ट बनाते हैं जो आपने पहनी हुई है, तो वो आपके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर वो लोग जो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, उसके अलावा बाहर वाले लोग हमारी लाइफ में मैटर नहीं करते। मैं चाह कर भी आपका या अपना इकोसिस्टम नहीं बना पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों का और इंसानों का इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है। अगर कोई ट्रेन जिसमें आप कभी गए हो
उसके ड्राइवर से लेकर उसके क्लीनर तक, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम। रेल मंत्रालय इज पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम। हमारे प्रधानमंत्री इज आवर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग unit of living things like plant and animals and their non-living environment। के आसपास का environment कैसा है। हर इकोसिस्टम को सबसे पहले चलाने के लिए सिर्फ उन्हें बाहर से सनलाइट चाहिए होती है। वो कहते हैं सबसे पहले तो आप सनलाइट दे दो। एग्जाम्पल ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। अब एक जंगल है, जंगल में जो भी ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बाहर की दुनिया को उनसे लेना देना हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं। वहां प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, उन प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, उन एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खा रहे हैं, उन बड़े एनिमल्स को कोई और खा रहा है। फिर वो जब मर रहे हैं तो उन पे डीकम्पोजर्स एक्ट करके उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में डाल रहे हैं। और वो ऐसा साइकिल लाखों करोड़ों साल से चलता है और लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो जी रहे हैं। डेजर्ट में बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत कम पानी होता है, बहुत कम प्लांट्स होते हैं, बट स्टिल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहां जी रहे हैं। ना किसी से कुछ ले रहे हैं, ना किसी को कुछ दे रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। माउंटेन, पॉन्ड, एक पॉन्ड और एक लेक में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो सन से एनर्जी लेकर अपने आप को ग्रो करते हैं। उनको छोटी छोटी मछलियां खा जाती हैं, उन मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियां खा जाती हैं, और ये सिस्टम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। most of the ecosystems in the world most of the ecosystems in the world are natural ecosystem। artificial ecosystem लोगे तो गार्डन, पार्क्स या एक्वेरियम, जो आपने घर में अपने घर में लाए हो उसका पार्ट आप भी हो। घर में जो आप एक्वेरियम लाए हो उसका पार्ट आप भी हो, क्योंकि उसमें जब आप खाना डालोगे तभी जाके वहां की मछलियां सरवाइव कर पाएंगी। तो ये थोड़ा सा इकोसिस्टम को ढंग से समझ लेना। इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एक बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। कि हमारे आसपास जीवित चीजें, हर वो जीवित चीज जिससे हम पर फर्क पड़ता हो वो ए बायोटिक कंपोनेंट होगा, और हर वो नॉन लिविंग थिंग जिसकी वजह से हमारी लाइफ या लाइफ साइकिल पे फर्क पड़ता है उसे ए बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे कि सॉइल, बेटा मिट्टी पे बहुत डिपेंड करता है। जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वहां के आसपास ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। डेजर्ट्स में ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते, क्योंकि वहां पर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो कोई प्लांटेशन वगैरह, एग्रीकल्चर इज द बेसिक जॉब विच मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री सर्वाइव ऑन, थ्राइव ऑन, जीवित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। पानी, अगर पानी नहीं है तो वहां पर आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। ज्यादातर पॉपुलेशन वहां पाई जाती है जहां पे पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो। इसीलिए शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर लोग पोल्यूशन के बिना भी रह रहे हैं क्योंकि वहां ये सब चीजें मिल रही हैं। एयर अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी है, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एनपीके। प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए तीनों कंपाउंड चाहिए, सॉइल को तीनों कंपाउंड चाहिए, तीनों एलिमेंट्स चाहिए ताकि वो पौष्टिकता दे पाए प्लांट्स को। मिट्टी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ऑल्सो लाइट फैक्टर के, वहां लाइट कितनी अवेलेबल है, टेम्परेचर कैसा है उस जगह का। अगर बहुत कम टेम्परेचर, अंटार्कटिका इज अ फ्री लैंड, जाओ वहां पे जाके अपनी कोठी बना लो, बट बना ही नहीं सकते, वहां इतनी इतनी बर्फ होती है, इतना टेम्परेचर है कि कश्मीर के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं, बट अंटार्कटिका के लिए कोई नहीं लड़ रहा। बिकॉज कश्मीर इज अ पैराडाइज, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर सो मेनी पीपल कैन लिव एंड अपनी जिंदगी चला सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल सीनरी है, वहां टूरिस्ट आ सकते हैं, एप्पल और वहां पर केसर, अच्छी अच्छी खेती भी हो सकती है। दैट्स व्हाई कश्मीर इज अ प्लेस टू फाइट फॉर, वेयर एज अंटार्कटिका पे नोबडी इज फाइटिंग, क्योंकि वहां ठंड इतनी है। और कोई ऐसी जगह जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री 55 डिग्री है तो वहां जीना मुश्किल है, वहां पर भी लोग नहीं रहेंगे। तो टेम्परेचर एक सूटेबल रेंज में होना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, 5 2 4 डिग्री ऊपर चलेगा, 2 4 5 10 15 20 25 30 डिग्री नीचे भी चलेगा, मगर मुश्किल होगा। 37 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर जहां पर होगा वहां पर हमें सर्वाइव करना आसान होगा। सो दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स। लिख लिख के इसलिए करा रहा हूं ताकि आप भी लिख लिख कर नोट्स बनाओ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स कि आपके आसपास किस प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं
जिनका आप पे अभाव या प्रभाव होता है। जैसे कि इसमें इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। वो लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन फैक्टर्स होते हैं प्रोड्यूसर। सबसे पहले लेवल पे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो खाना बनाते हैं। इकोसिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है सनलाइट, ये हमने पीछे पढ़ा था। और सनलाइट की मदद से प्रोड्यूसर अपना खाना बनाते हैं, खाना बन गया और सरवाइव कर जाते हैं। प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और प्रोड्यूसर से अपना खाना बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर। कभी ना कभी कंज्यूमर मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी को खाकर जो अपना पेट भरते हैं, दोज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। और उनकी डेड बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो वापस मिट्टी को दे देते हैं, प्रोड्यूसर को दे देते हैं। इनको हीरो इसलिए बोला गया है, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन्हें सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में मैं बता चुका हूं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, they make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, लाइफ प्रोसेस में पढ़ते आए हैं। अब आ जाओ कंज्यूमर। कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। घास खाने वाले, फ्लैश खाने वाले और दोनों खाने वाले। इसका एग्जाम्पल देख लेना। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल ईटिंग एनिमल्स खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। एग्जाम्पल जरा देख लेना। एग्जाम्पल्स ना, इसमें क्या होता है, एक टेबल आता है इस चैप्टर में, 10 ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे होंगे। आपको बताना होगा कौन कौन कार्निवोर है और कौन कौन ओमनीवोर है। जैसे कि फ्रॉग इज अ कार्निवोर, ये पता होना चाहिए। किंगफिशर, लिजर्ड, ये सब कार्निवोर्स हैं। और ओमनीवोर्स में मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, माइनारा, बियर एंड एंट, ये सब ओमनीवोर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का ये आएगा ही आएगा इस पूरे चैप्टर में से। इसमें से जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी पर एक्ट करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको तोड़कर खाते हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हवा को, पानी को और मिट्टी को दे देते हैं। सो दे हेल्प इन decomposing dead bodies and plants and animals and acts as a cleansing agent। जब इंसान मरता है तो मैक्सिमम लोगों को दफनाया जाता है, अर्थ पे मैक्सिमम लोगों को दफनाया जाता है। तो जब 100 किलो का व्यक्ति को दफनाया जाएगा तो उसके 100 किलो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। उन पर डीकम्पोजर्स या डीकम्पोजर्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। एक्ट करते हैं और उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और फिर वो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल, एयर और वाटर को मिल जाते हैं। उसी डेड बॉडी को जब हम कई साल बाद अगर बाई चांस खोलते हैं तो वो फ्लैश गायब हो चुका होता है, सिर्फ हड्डियां बचती हैं, क्योंकि डीकम्पोजर्स उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स नेचर को वापस कर चुके होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलना, ध्यान से चलना। दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, डीकम्पोजर्स, कार्निवोर्स। नोट्स बना लेना। और जीने के लिए सबको खाना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द फूड चेन, खाना कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।